Welcome back, and this is going to be the first video of class 9th chapter number 1. Alright, so before starting, actually the chapter number 1 says exploring mixtures and their separations. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना आपका, वो 9th के एनसीईआरटी में फर्स्ट रखा गया है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड था, जो पिछली पुरानी एनसीईआरटी में था आपका, वो चैप्टर इसमें से स्किप कर दिया है. क्यों? क्योंकि अब वो चैप्टर क्लास 8th की क्यूरियोसिटी में डल चुका है. तो बच्चे अगर 8th की क्यूरियोसिटी में अपना बेस बनाएंगे तो 9th में आते आते ऑब्वियसली उनको पता चली जाएंगी चीज़ें, तो इसलिए वो स्किप कर दिया है. बट लेकिन जो बच्चे जिन्होंने 8th में क्यूरियोसिटी नहीं पढ़ी है, कोई और किताब पढ़ी है एनसीईआरटी की, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. जितना कंटेंट चाहिए उसके रिलेटेड का मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारा शो कर रही हूँ, और वो कंटेंट आपको बिल्कुल मिल जाएगा जितना आपको समझने के लिए चाहिए. ठीक है, सो लेट्स डाइव इन एंड लेट्स टॉक अबाउट मैटर फर्स्ट. सबसे पहले देखो बेटा, मैटर के बारे में जानना है. जो हमारे आसपास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एवरीथिंग विच सराउंड्स अस विच हैज़ गॉट सम मास और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, वो क्या है? आपका मैटर है. जैसे आपका चेयर एक मैटर है, आपका वाटर बॉटल एक मैटर है, जिसका अपना खुद का एक वेट ऑक्यूपाई करना है और स्पेस ऑक्यूपाई करना है. ठीक है, कुछ मास है उसका और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो आपका क्या है? मैटर. ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको. अब मैटर का डिवीजन जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, दो टाइप्स का है. एक है आपका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है आपका मिक्सचर्स. ठीक है, अब देखो हम कैसे कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर सब्सटेंस है, कोई चीज़ मिक्सचर है. मिक्सचर मतलब हम कह देते हैं कि मिलावट वाली चीज़. आपने देखी होगी कि अरे इसमें तो मिलावट हो रखी है, तो ये तो मिक्सचर है. तो अडल्ट्रेशन वर्ड एक आता है हमारा केमिस्ट्री में. अडल्ट्रेशन का मतलब होता है टू मिक्स समथिंग, टू मिक्स अनवांटेड और इलीगल सब्सटेंसेस भी कहते हैं. जो चीज़ आपको ऐड नहीं करनी चाहिए, अगर आप वो भी ऐड कर रहे हो तो आपका हम कहेंगे कि अडल्ट्रेशन, आपका जो कंटेंट है वो अडल्ट्रेटेड है. ठीक है, सो कमिंग ओवर हियर, प्योर सब्सटेंसेस आपके क्या होते हैं? जो एक ही चीज़ के मिलके बने हुए हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस आपके वो हो गए. अब इसमें भी सब कैटेगरी है. एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड. ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे तो आपको दिखेगा एलिमेंट और कंपाउंड जो है, एलिमेंट्स आपका सबसे वो छोटी यूनिट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. आई विल शो यू थ्रू पिक्चर्स. और कंपाउंड आपका वो चीज़ है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटे? कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिक्स्ड रेशियो. क्योंकि आप बोलोगे मैम चीज़ें हम मिला रहे हैं तो हम तो मिक्सचर में भी मिला रहे हैं. हाँ बिल्कुल मिला रहे हो मिक्सचर में, लेकिन मिक्सचर में फिक्स्ड रेशियो में नहीं मिलाओगे, किसी भी रेशियो में मिला लोगे. सैलेड बना रहे हो घर पे, ठीक है, तो क्या फिक्स रेशियो हमेशा अनियन आपका बिल्कुल फिक्स रहता है, टोमेटो स्लाइसेस आपके फिक्स रहते हैं, आपका हर चीज़ फिक्स रहता है? नहीं ना, जितना आपका मन करता है आप उतने स्लाइसेस काट देते हो, तो आप मिक्सचर बना रहे हो. लेकिन जो कंपाउंड है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा. कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा. समझ रहे हैं आप? तो फिक्स्ड रेशियो जब वर्ड यूज़ करेंगे तो आपने आंसर लगाना है कंपाउंड, और अगर एनी रेशियो बोले तो आपने आंसर लगाना है मिक्सचर. ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स आपके 3 प्रकार के हो गए. आपका मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया और आपका सेमी मेटल्स हो गया. ठीक है, तो मेटल्स आपके क्या होते हैं बेटा? आपको सबको पता है मेटल्स क्या होते हैं. आप जनरली देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब आपके क्या है? मेटल्स हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके? आपने अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल नहीं देखा हो, बट अगर आपने चीज़ें देखी हो, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है. ठीक है, तो नॉन मेटल्स और मेटल्स दो चीज़ें होती हैं. जैसे मेटल्स को हम कहते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि वो मैलिएबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं. ठीक है, उनको जब हम बीट करते हैं तो उनमें से एक रिंगिंग साउंड आती है, तो वो सोनोरस होते हैं. ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो यही सारी प्रॉपर्टीज़ अगर हम बोलें कि जैसे नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, सेमी मेटल्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो आपके क्या होते हैं? सेमी मेटल्स. ठीक हो गया. अब कंपाउंड्स देखो दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका ऑर्गेनिक और एक होता है आपका इनऑर्गेनिक. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो रॉक्स और मिनरल्स में से आप ऑब्टेन करते हो, वो आपके क्या हो जाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेड एंड डिकेड प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे जो आपके दिखने लाइक ऑब्टेन किए जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे स्किप किया है थोड़ा सा, वो है कि मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स पढ़ लेते हैं, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे जब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है ना क्लास 9 के एनसीईआरटी का, तो आपको होमोजेनस हेट्रोजेनस से स्टार्ट किया है। तो होमोजेनस का क्या मतलब है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम, होमो का क्या मतलब होता है? सेम, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं, समझ रहे हैं आप? सेम फेज में, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सॉल्ट और वाटर लिया, दोनों को मिक्स किया तो मेरा सॉल्ट वाटर बन गया, एक मिक्सचर बन गया। ये होमोजेनस है। कैसे? क्योंकि मैं इसके पार्टिकल्स अपनी नेकेड आई से तो देख नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, सॉल्ट और वाटर आपस में इतने अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं कि वो दोनों अब एक ही फेज बना चुके हैं, यानी कि लिक्विड फेज, दोनों मिलके एक लिक्विड फेज बना चुके हैं, समझ रहे हैं आप? और जबकि आपका हेट्रोजेनस, हेट्रो का मतलब होता है आपका डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। तो जो आपके डिफरेंट फेज में होंगे ना बेटे, जो आपके डिफरेंट फेज में होंगे वो आपके क्या होंगे? हेट्रोजेनस। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल जो है आपका वो ऊपर वाली लेयर बना लेता है, वाटर आपकी नीचे वाली लेयर बना लेता है। तो ऑयल और वाटर एक होमोजेन, आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर, आई एम सो सॉरी, हेट्रोजेनस पिक्चर है, क्योंकि इसमें हम दो लेयर्स आसानी से देख सकते हैं और जो दोनों लेयर्स हैं हमारी वो हमें इजीली दिखने को मिल रही हैं और दोनों सेपरेट आउट हैं, एक फेज नहीं बना रही, दो अलग अलग फेज बना रही है और क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ गए आप? इतना समझ गए? ठीक हो गया। तो ये तो था जनरल क्लासिफिकेशन जो मैटर का आपको पता होना चाहिए। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको दिखेगा शुगर। शुगर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, नो डाउट। उसके बाद सॉइल, सॉइल एक इम्प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है। आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सॉइल में आपका थोड़ा बहुत स्टोन्स भी होंगे, थोड़ा बहुत सैंड भी होगी, थोड़ा बहुत छोटे छोटे पत्ते भी हो सकते हैं, थोड़ी घास भी हो सकती है सॉइल में, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल वही ले आइए, बिल्कुल छान के ले आइए। मतलब नॉर्मली अगर गार्डन सॉइल की बात करूँ तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। अब देखिए, गोल्ड एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो ये प्योर सब्सटेंस हुआ या फिर कंपाउंड हुआ? ये प्योर सब्सटेंस हुआ, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटे? हमारी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ठीक है। ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन प्योर सब्सटेंस की कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? कंपाउंड। क्योंकि सोडियम क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं? NaCl, और NaCl आपका क्या होता है? कंपाउंड, क्योंकि वो सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से मिलकर बना है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो बाय मास में, वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। अब देखिए, कॉपर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं कैसे आपको प्रूव कर सकती हूँ कि कॉपर एक एलिमेंट है? क्योंकि देखो, कॉपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम्स होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कॉपर के अंदर कॉपर के एटम्स होंगे, गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे, सिल्वर के अंदर सिल्वर के एटम्स होंगे, समझ रहे हैं? तो एक ही प्रकार के एटम्स अगर आपके हैं तो आप कहेंगे कि वो आपका क्या है? एलिमेंट है। यहाँ देखिए, आयरन का दे रखा है आपको क्लियरली, आयरन एक एलिमेंट है क्योंकि उसमें सब के सब आयरन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम की। आपके एल्यूमिनियम के कुछ यूटेंसिल्स दिखा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, जैसे सॉलिड दिखा रखा है, ये मैग्नीशियम दिखा रखा है, जिंक दिखा रखा है, तो पिक्चर से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ये सिल्वर है। अब यहाँ देखिए, ये आपके नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे। कार्बन आपका नॉन मेटल है, सल्फर आपका नॉन मेटल है, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, ये जो फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है ये आपका ब्रोमीन है, क्लोरीन जो जार के अंदर है दैट इज योर नॉन मेटल। तो ये सब आपके क्या है? नॉन मेटल्स है। अब आप देख सकते हैं कुछ सुंदर सा कंपैरिजन यहाँ पे, और वो कंपैरिजन है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, समझ रहे हैं? आपको जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए होगा ना, उतना आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, समझ रहे हैं? उतना आपको चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, अगर आपको चाहिए, और अगर नहीं भी चाहिए तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। पता है, हम लोग ज़्यादातर इस होड़ में रहते हैं कि हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख लें, हम ये कर लें, वो कर लें, फिर ना वो सब ना पड़े रह जाता है। मैं चाहती हूँ ना कि आप इसे यहाँ रखें। मतलब दिस इज़ वेरी वियर्ड टू से, बट चीज़ें यहाँ रखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन चीज़ों को संभाल के रखना इन योर एज द फॉर्म ऑफ योर नोट्स, या फिर स्क्रीनशॉट बना के PDF बना ली, तो यहाँ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप यहाँ रखिए, आप चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को रिवाइज करिए। कंटेंट आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, कंटेंट आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस दुनिया प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आपका क्या टास्क होना चाहिए? आपका टास्क ये होना चाहिए कि हम इसे कहाँ रखें, हमारी मेमोरी में स्टोर हो। ठीक है, तो चलिए आइए, मेटल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटे कि मेटल्स आपके क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। तो फर्स्ट लाइन यही है, मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम ये मैलिएबल का क्या मतलब है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको मैलिएबल का मतलब नहीं पता है, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ठीक है बेटे, जब हम किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, बीट करते हैं, इतना बीट करते हैं कि उसकी हम थिन शीट्स बना देते हैं, पतली पतली शीट्स, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल देखिए, वो एल्यूमिनियम मेटल को बीट कर करके उसकी पतली फॉयल बनाई गई है। ऐसे ही आपने देखा होगा, आपने कुछ लड्डू खाए होंगे या कुछ ऐसी स्वीट्स खाई होंगी, मिठाई खाई होंगी, जिसके ऊपर आपको कुछ सिल्वर की पतली पतली सी लाइक टुकड़े दिखाई देते होंगे, तो वो क्या, सिल्वर की फॉइल है। तो वो सिल्वर मेटल को इतना बीट किया गया है, इतना मारा गया है उसे, कि उसकी पतली सी फॉइल बन चुकी है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, उसकी पतली फॉइल बन चुकी है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी मतलब जैसे आपने घर में कॉपर की तार देखी होगी, ठीक है, तो कॉपर की तार जो है, अगर आप किसी मेटल को इतना पतला स्ट्रेच कर करके उसकी पतली पतली तार बना सकते हो, तो हम कहेंगे कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो उसकी डक्टिलिटी है। क्योंकि उसका नेचर क्या है, डक्टाइल नेचर है, उसकी पतली पतली तारें बन सकती हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो आपका क्या है, डक्टिलिटी। जैसे आपका गोल्ड भी बहुत, सिल्वर और गोल्ड भी आपका बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी हम ज्वेलरीज भी तो बनाते हैं, हम पतली पतली नेकलेसेस बनाते हैं, पतले पतले चेन्स बनाते हैं, ईयरिंग्स होते हैं हमारे सुंदर सुंदर, तो वो सब सिल्वर के बने हुए हैं। तो जब उसकी वो प्रॉपर्टी रही होगी उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तभी तो वो ऐसा बन पाया होगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम आपका क्या है, डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। ठीक है, तो नॉन मेटल्स है, ब्रिटल लिखा हुआ है बेटा। ब्रिटल का क्या मतलब हुआ? ब्रिटल मतलब जैसे कोई चीज टूटती है ना, टूट के वो टुकड़ों में बिखर जाती है, दैट इज नोन एज योर ब्रिटल। ठीक है, एक चीज होता है जिसको हम कट करते हैं, तो वो आपका प्योर, जैसे 2 इक्वल पीसेस एकदम क्रिस्टलाइन पीसेस में टूटे, वो नहीं, लेकिन टूट के चूरा चूरा हो जाना, वो आपका क्या होगा, ब्रिटल नेचर होगा। ठीक है, और ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं। ठीक हो गया, चलो, गुड फॉर देम। अब मेटल्स के बारे में देखिए, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही होगा कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने की क्षमता रखते हैं, तो वो हमारा हो गया गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स जो हैं आपके बेटे, वो बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन डायमंड एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब जैसे हम लोगों को होता था ना कि पेंसिल के अंदर जो लेड है वो ग्रेफाइट, उसको अगर हम सर्किट्स में ऐसे डालें तो उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। बट बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो कितनी बार पेंसिल से ये अपना सॉकेट ठीक करने का कोशिश किया है, बट पेंसिल के पीछे वुड भी तो लगा हुआ है, तो वुड इज एन इंसुलेटर, वुड इंसुलेटर है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट आपका जो है वो आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चलिए, मेटल्स आर लस्ट्रस। बेटा लस्ट्रस का क्या मतलब हुआ? लस्ट्रस मतलब उसमें शाइन है, चमक है एकदम, जैसे आप सभी के चेहरे पे चमक रहती है जब आप कुछ अच्छा करते हैं, तो चमक है ना एक, तो लस्टर मतलब शाइन। ठीक है, और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक हो गया। अब नॉन मेटल्स के बारे में देखिए, ये डल होते हैं, नॉन लस्टरस है, जिसका ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस दिन कट रहे हैं, तो डल लाइफ हो जाती है ना, डल लाइफ। तो हमें डल लाइफ नहीं चाहिए, हमें लस्टरस लाइफ चाहिए। तो नॉन मेटल्स आपके डल होते हैं। डल इन नेचर का मतलब है कि मतलब इतने चमक धमक नहीं होगा, बिल्कुल एकदम ऐसे। ठीक है, डल नेचर। चलिए, उसके बाद मेटल्स जो हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सेप्शंस तो आने ही हैं। तो एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मरकरी एक मेटल है आपका, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। आपसे पूछ लेते हैं नेम अ नॉन मेटल विच इज नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपने क्या बोलना है कि मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आपके 3 हो सकते हैं, आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, आपके गैसेस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि वो
ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है बेटे, लो होती है। लास्ट पॉइंट है सोनोरस और नॉन सोनोरस के बारे में। सोनोरस का मतलब है जब आप उसे बीट करोगे ना तो उसमें से रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। कैसी साउंड आनी चाहिए, रिंगिंग मतलब बजने वाली साउंड। जैसे वुड भी तो आवाज़ आ रही है ना वुड की भी ऐसे बीट करने में, बट रिंगिंग नहीं आ रही है। बट लेकिन आप कोई अगर आप ऐसा कोई मेटल लेते हैं उसको बीट करते हैं, देखिए इसमें से आपको कुछ अगर आवाज़ आ रही हो तो ये आपका क्या है, रिंगिंग साउंड है, समझ रहे हैं। अब जैसे इसमें से एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि स्कूल की जो बेल्स हैं वो वुड की क्यों नहीं बनती है, वो मेटल की क्यों बनती है, क्यों? क्योंकि हमें रिंगिंग साउंड चाहिए ना, हमें ज़्यादा दूर तक पहुंचाने वाला साउंड चाहिए, हमें एक ऐसा शार्प साउंड चाहिए जिससे दूर तक लोग सुन सके कि हाँ बेल बज गया है, समझ रहे हैं। अगर वुड होगा तो उससे रिंगिंग साउंड नहीं आएगा क्योंकि वो मेटल नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आपके पास। अब देखिए मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ बोरॉन की। ये बोरॉन है आपका, ये सिलिकन है, ये आपका जर्मेनियम है, ये मेटलॉइड्स हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था जो मेटल और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका पिक्चर, ये ब्यूटीफुल पिक्चर है। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है, आपके अकॉर्डिंग मिल्क एक होमोजेनस मिक्सचर है या फिर एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है? आप सोचिएगा इस बारे में। तो आप 2 सेकंड का टाइम ले सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर खुद का बना सकते हैं और मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है, ठीक है बेटे। तो मिल्क आपका जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, दिखता होमोजेनस है ना, लेकिन मिल्क आपका जब हम आगे बढ़ेंगे ना वो कोलॉइड्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से बताने के लिए बोलूँ आपको कि आपको कौन सा वाला बताना है होमोजेनस या फिर हेट्रोजेनस, तो आप क्या बोलेंगे, मैम मिल्क एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्यों? देखो मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। और मिल्क का सेपरेशन हम कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन्स। जैसे मैं मिल्क में अगर मैं ऐड कर दूँ नींबू, ठीक है, या आपका विनेगर ऐड कर दूं तो उससे क्या होगा, मेरा पनीर बन जाएगा, राइट। तो उसके कंपोनेंट्स मैंने सेपरेट कर दिए, समझ रहे हैं। तो जब मैं कंपोनेंट सेपरेट कर सकती हूँ ना तो वो मेरा क्या हो जाता है, आपका हेट्रोजेनस हो जाता है। ये आपको जो फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये फिगर क्या है, आपका फैट ग्लोब्यूल्स जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। भले हमें नेकेड आइज से नहीं दिखाई देंगे बट लेकिन वो है, मौजूद तो है ना। तो कैटेगरी कौन सी रखोगे आप उसकी, आप रखोगे कौन सी वाली, हेट्रोजेनस की। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको कि मिल्क कैसा मिक्सचर है तो आपने क्या बोलना है, मिल्क इज हेट्रोजेनस, समझ रहे हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे आप और आप गलत नहीं करेंगे इस चीज़ को। और देखिए होमोजेनस के भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये ब्लू कलर का होता है, इसको पानी में मिलाएंगे तो हमारा क्या बन गया है, एक पूरा ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया है ना। तो ये कैसा सोल्यूशन हो गया, मिक्सचर कैसा हो गया, होमोजेनस मिक्सचर। यहाँ देखिए चॉक और वाटर को कितना ही मिक्स करो वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर, समझ रहे हैं। तो आपके लिए आज थोड़े से पिक्चर्स और हैं यहाँ पे। कॉपर सल्फेट कैसा दिखता है, ब्लू कलर के ऐसा फॉर्म्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखता है आपको, एक पैलेट्स की फॉर्म में है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे पैलेट्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, आपको एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है, आपको चौक में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या है, मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में अब हम फाइनली क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनके बीच में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्सचर आपका क्या चीज़ है, तो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। हम कंपोनेंट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, बल्कि हम कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेपरेशन हम उसका नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट और वाटर है, अब जैसे हम वेपराइज कर दें, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डालेंगे, वेपराइज कर दें पानी को, तो क्या होगा, वहाँ पे नीचे क्या बचेगा, हमारा सॉल्ट बचेगा,
ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि मेरा वाटर है, मुझे इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिजिकली निकाल के दिखा दो, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो ये आपका होता है फिजिकल तरीका। फिजिकली आप नहीं सेपरेट कर सकते हो, केमिकली कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके कर सकते हो, लेकिन फिजिकली आप नहीं कर पाओगे। तो जब आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके क्या हैं, आपके वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। आप देखिए मिक्सचर जो है वो क्या शो करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन शो करता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक शुगर वाटर का सोल्यूशन है, मिक्सचर है, एक सॉल्ट वाटर का है। जब पूरा पानी मैं जब पीऊंगी ना तो मुझे पूरे पानी में सॉल्टी वाटर का टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से सॉल्टी वाटर का टेस्ट आ रहा है और नीचे से आपका पानी का टेस्ट पानी जैसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो अगर मैंने कंप्लीटली उसे स्टर किया अच्छे से तो मेरा वो पूरा का पूरा जो बनेगा ना वो आपका क्या होगा, सॉल्टी वाटर ही होगा या फिर शुगरी वाटर ही होगा। कंपाउंड्स का क्या होता है, जैसे जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स है वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका जैसे सोडियम एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, एकदम से बाहर रखते हैं तो आग लग जाती है, कैचेस फायर वेरी इजीली। क्लोरीन आपका रिएक्टिव गैस है, लेकिन जब इन दोनों को हम मिलाते हैं Na+Cl ये करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Cl2 गैस, तो हमें क्या मिलता है, NaCl। NaCl क्या है आपका, NaCl आपका सॉल्ट है। तो आपने देखा जो इनकी इनिशियली जो इनकी प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, मतलब जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ कि वाटर है, ठीक है, वाटर किससे मिलके बना हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लूँ, देखो वाटर आपका किससे मिलके बना हुआ है, H2 और O2 से मिलके बना हुआ है आपका वाटर, ठीक है। तो वाटर में जो H2 आपका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, H2 आपका क्या है, कंबस्टन को प्रमोट करती है, किसको करती है, कंबस्टन को, यानी कि आग जलाने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन आपका आग जलाने में हेल्प करती है, लेकिन वाटर क्या आपका आग जलाने में हेल्प करता है या बुझाने में, मतलब अगर आप वैसे समझना चाहो तो इसके जो वाटर में जो अब जो प्रॉपर्टीज है वो ना ही हाइड्रोजन की रही ना ही ऑक्सीजन की कंप्लीटली रही, तो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो कहने का मतलब है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे है लिखा हुआ वो है कि एनर्जी इज यूजुअली नीदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। कोई एनर्जी ना लग रही है ना वो एनर्जी इवॉल्व कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ मिक्स किया जा रहा है चीज़ों को, समझ रहे हैं। जबकि कंपाउंड्स में आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एनर्जी आपका वो एमिट भी कर सकता है जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तब। मिक्सचर में कॉम्पोजिशन वेरिएबल होती है, वेरिएबल का मतलब आप कोई भी क्वांटिटी में आप उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड के केस में फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये कैसे होगा ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक एग्जांपल दे दूंगी आपको छोटा सा ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। मिक्सचर का कभी भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, बल्कि कंपाउंड का आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कंपाउंड का आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपकी फिक्स्ड होती हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे, और वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलके आपका वाटर बना रहा है, ठीक है। अब मैं तब से एक चीज़ बोले जा रही हूँ और वो चीज़ है हमारी कि मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैम आप फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास बोले जा रहे हो, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या है, हाइड्रोजन आपका जो एलिमेंट है वो 1 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका मास नंबर 16 होता है, ठीक है। जब आपका हाइड्रोजन जो है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनका मोलर मास लिखेंगे, ठीक है, इनका मास लिखेंगे हम यहाँ पे, और हम मास लिखेंगे तो इसका कितना मास होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 हैं, ठीक है। रेशियो ऑक्सीजन का देखिएगा आप, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना नंबर होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सिंपल हम ऑक्सीजन के फॉर्म में ही लेंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं ना, बेसिकली हम इसके रूप में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है।
समझ रहे हैं। हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे 2 है, तो 2 into 1 हो जाएगा रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, आपने कितना लिख देना है यहाँ पे 16 लिख देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो आंसर आ गया 1:8। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ की लैबोरेटरी में वाटर बनाएं, कहीं और की लैबोरेटरी में वाटर बनाएं, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या लेंगे, 1:8 लेंगे, तभी वो वाटर बनेगा, वरना वो कोई और कंपाउंड भी बन सकता है। मान लीजिए वो आपने कुछ अलग ले लिया तो H2O2 बन जाएगा, तो ये अलग कंपाउंड है हमारा, समझ रहे हैं। हमें वाटर बनाना है तो हमें फिक्स्ड रेशियो बाय मास लेना पड़ेगा, समझ गए। इतना समझ में आ गया आपको कि ये क्या चीज़ बता रही हूँ मैं, फिक्स्ड रेशियो बाय मास का कॉन्सेप्ट। तो आपके लिए जो होमवर्क रहेगा कि आप CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल के आप मुझे बता सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आया है, ठीक है। सो दैट आई कम टू नो कि आपको चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको आपकी हेल्प के लिए बता दूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, और ऑक्सीजन का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है 8 और 16। तो आप इसे बता सकते हैं, सो दैट आप इसको थोड़ा सा सीख भी लें और आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल जो हम वीडियो पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे डायरेक्टली हमारा जो NCERT का चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, समझ रहे हैं। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन से NCERT पढ़ेंगे, पूरा NCERT का कंटेंट देखेंगे, जो NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन है वो देखेंगे, और जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा वहाँ पे मैं ऐसे ब्लैंक पेजेस में ऐड ऑन करके आपको एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करते रहूँगी, समझ रहे हैं। तो तब तक के लिए आप आज की क्लास रिवाइज करके आइए, आप अच्छे से पढ़िए, और आप जितना भी हो सके आप मतलब इस चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि आपका क्या मिक्सचर है, क्या कंपाउंड है, क्या प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये चीज़ आपको NCERT में नहीं गिवन है, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट इन्होंने यहाँ से ओमिट कर दिया है, क्योंकि 8th में ये प्रोवाइड कर चुके हैं, बट लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। मेरा अगर मन करता तो मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करती थी, बट आई वांटेड कि आपको पता हो पहले बैकग्राउंड कि ये है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है आपके लिए। सो आई होप आप इसे देखेंगे और आप इससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और आप NCERT का चैप्टर नंबर 1 थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करके आइएगा, फिर हम साथ में आपको एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें चलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।